ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे बचपन, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती ने। इस पाठ को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि पूरे पाठ की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले कृष्णा सोबती जी के बारे में जान लें। इस पाठ में कृष्णा सोबती जी ने अपने बचपन के बारे में बताया है। हम सभी बचपन में बहुत कुछ किया करते हैं। बचपन की यादें बड़े होने तक भी हमारे साथ रहती हैं। ऐसा ही कुछ लेखिका के साथ भी हुआ है। वो बचपन में बहुत कुछ किया करती थी जो उन्हें आज भी याद आता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं। लेखिका कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। यहाँ लेखिका कहती हैं कि चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें अपने बचपन की तरफ लेकर चलती हूँ। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, इतनी बड़ी कि मैं तुम्हारी दादी, नानी, बुआ या मौसी कुछ भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे घर में सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी दीदी को कहा जाता है। हाँ, मैं इन दिनों में कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना सा महसूस करती हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनने पसंद करती थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि समय के साथ साथ अब मैं अपने आप को बहुत बड़ा सा महसूस करती हूँ, सयाना यानी समझदार भी महसूस करती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में यानी जब 1900 की बात हुई थी तब पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब उन्हें हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद है। उन्होंने वो सब कपड़े पहने हैं जो कि आजकल के बच्चे पहना करते हैं, लेकिन अब वो केवल चूड़ीदार और घेर वाले कुर्ते पहनती हैं। आगे लेखिका बताती हैं, बचपन में कुछ फ्रॉक मुझे आज तक याद हैं, यानी कुछ ऐसे फ्रॉक हैं उनके जो उन्हें अभी तक याद आते हैं। हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक और नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर वाली जेब में रूमाल और बालों में इतराते हुए रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़ा प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फटकी थी। तो यहाँ पर वो अपने बचपन के फ्रॉक्स को याद करते हुए कहती हैं कि उन्हें कुछ फ्रॉक अभी भी याद आते हैं। हल्की नीली वाला, धारी वाला और कभी ऐसा वाला जिसमें बहुत सारी चुन्नटें थी। उन दिनों कुछ फैशन इस प्रकार का था कि जेब में रुमाल रखा जाता था और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाए जाते थे और उन्हें अपने गर्म फ्रॉक भी याद आते हैं। आगे लेखिका बताती हैं, 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। कोटी यानी अंदर जो शर्ट पहनते हैं वो प्याजी रंग की थी, यानी प्याज के रंग की। दूसरा ग्रे और उसके साथ में सफेद कोटी। मुझे अपने मौजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। यानी सोचिए, इतनी बड़ी होने पर भी उन्हें अपने बचपन की एक एक चीज याद है आज तक। वो कहती हैं, बचपन में हमें अपने मौजे खुद धोने पड़ते थे, यानी अपनी जो जुराबें हैं, सॉक्स हैं, वो खुद धोया करती थीं। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी घर में इस प्रकार का वातावरण था कि बच्चों को अपने काम खुद करने की सीख दी जाती थी, तो वो अपने आप अपने जुराबें धोया करती। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। यानी वो सुबह सुबह इतवार को यही काम करते। पहले जुराबें धोते, फिर उसके बाद अपने जूतों पर पॉलिश करते और उन्हें ब्रश और कपड़े से रगड़कर चमकाते थे। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हैं। यानी कि अब वो कहती हैं कि मुझे आज तक भी अपने जूते पॉलिश करना खुद ही अच्छा लगता है। मैं उन्हें नौकर या नौकरानियों से नहीं करवाती।
अब तो तरह तरह के जूते आ चुके हैं। जो आजकल के जूते हैं बड़े ही कंफर्टेबल हैं, आरामदेह हैं, लेकिन पहले ऐसे जूते नहीं हुआ करते थे। इसके बाद वो बताती हैं कि हमें जब नए जूते मिलते थे तो साथ में ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। आपको भी कभी ऐसा होगा कि जूते अगर सख्त हैं तो चलते समय पैर में छाले हुए होंगे, तो ऐसा ही उनके साथ हुआ करता। पहले जूते बहुत मुलायम नहीं हुआ करते थे, तो वो कहती हैं कि जैसे ही नए जूते मिलते तो साथ में छालों के इलाज की तैयारी भी हो जाती थी। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास में रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मौजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। तो बताती हैं कि जब भी वो कभी लंबी सैर पे निकलते, मतलब काफी चलना होता, तो उस समय अपने पास में वो रुई रखा करते थे। अगर जूता काटना शुरू कर देता था तो अंदर वो रुई लगा लेते थे। तो बताती हैं कि तुम्हारे बचपन में और उनके बचपन में बहुत अंतर है। हम शनिवार को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिया करते थे। ये काम बड़ा ही मुश्किल था। शनिचर को सुबह से ही नाक में उसकी गंध आने लगती थी। बच्चों, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पेट की सेहत के लिए पिलाए जाते हैं। दोनों को पीने से पेट साफ रहता है। तो हफ्ते में एक बार उन्हें कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। तो ये बहुत ही गंदा लगता था उनको काम करना। सुबह से ही उनको लगता था कि हमारी नाक में इसकी खुशबू आ रही है। अब छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली सी होने लग जाती थी। मतलब उन्हें लगता था अभी उल्टी आने वाली है जैसे ही वो ग्लास देखते थे और शीशी को देखते थे। मुझे आज भी लगता है अगर हम न पीते तो वो शनिचरी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाली नहीं थी, सेहत ठीक ही रहती। तो वो कहती हैं कि हमें आज लगता है कि अगर हम ना भी पीते उस दवाई को तो शायद तब भी ठीक रहते, लेकिन वो उन्हें पीनी ही पड़ती थी क्योंकि ये नियम था। इसके बाद लेखिका बताती हैं, तुम्हें बताऊंगी हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यानी उनके समय में और हम सबके समय में बहुत फर्क है। बचपन में बच्चे उस समय कुछ और किया करते थे और आज के बच्चे कुछ और किया करते हैं। याद रहे, उन दिनों के घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो, टेलीविजन नहीं थे। यानी पहले ग्रामोफोन्स का ही समय था, उस समय रेडियो और टेलीविजन नहीं हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। समोसा कचौड़ी पैटीज में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल चुके हैं। यानी इतना बदलाव आ चुका है कि पहले जो चीजें, इस प्रकार की चीजें खाई जाती थी जैसे कुल्फी, समोसा, कचौड़ी, फल खाए जाते थे, शरबत पिए जाते थे, वो सब आजकल बदल चुके हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। यानी उस समय पेप्सी या कोक नहीं हुआ करता था, उस समय विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी उन्हें अभी तक याद है कि किस प्रकार से वो वेंगर्स की और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री खाया करती थी। दोनों भाई बहनों की क्या ड्यूटी थी, वो शिमला मॉल जाते थे और वहां से ब्राउन ब्रेड लेकर आते थे। आगे कहती हैं, हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा वाले मैदान में पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी हुआ करती थी। यानी उनका घर जो मॉल रोड था उससे बहुत दूर नहीं था। थोड़ी सी चढ़ाई करके वो गिरजा घर वाले यानी चर्च वाले मैदान में पहुंचते और थोड़ा सा नीचे उतरते थे तो वो मॉल रोड पे पहुंच जाते थे। वहां पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उन्हें बहुत पसंद थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड में रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी मुझे बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज थी। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। इस प्रकार से वो अपने बचपन की चीजें याद करते हुए बताती हैं कि उनके पास चॉकलेट टॉफी का बहुत स्टॉक रहता था। वो वहीं दुकान पर नहीं खाती थी, घर पर लौटकर बड़े मजे से आराम से खाती थी। और उन्हें शिमला के फल भी याद आते हैं, जैसे काफल है और रस भरी है, कसमल है। साथ ही साथ चेस्टनट की बात भी करती हैं जिनको भूनकर खाया जाता था।
आगे लेखिका कहती हैं कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया जो तब भी थी वो अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया का निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, ये गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी उस समय चना जोर गरम जो आज भी मिलता है, आपने कभी देखा होगा पार्क में या सड़क के किनारे, वो तब भी मिलता था। वो जो तिकोनी सी पुड़िया है वो उन्हें आज भी याद आती है और गाना भी साथ में उसके साथ साथ याद आता है। वो कहती हैं, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे, यानी बहुत चटपटी बनवाकर खाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वो पुड़िया चलती थी। यानी जो चर्च वाला मैदान था, घूमते घूमते वो ये सब खाते जाते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय तफ्तार रहती थी। यानी दोनों में बहुत ही मजेदार काम होता। एक हाथ से वो खाते जाते और धीरे धीरे चलते जाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते थे, यानी सोचते थे कि ये तो हमसे बहुत बेकार के हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। हम उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। उनकी बात फिर कभी, यानी बाद में उनकी बात बताऊंगी। इसके बाद लेखिका कहती हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। लगता उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। अब शाम के वक्त को याद करते हुए बताती हैं कि जो जाखू का पहाड़ था, यदि आप शिमला कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहां जाखू का पहाड़ बहुत प्रसिद्ध है। वहीं पर चर्च, और जब चर्च की घंटियां शाम को गूंजती तो दूर दूर तक आवाज आती थी। ऐसा लगता कि शायद भगवान ही उनसे कुछ कह रहे हों। सामने आकाश में सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश में फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल, यानी वहां पर जो शाम का समय होता उसकी रौनक कुछ अलग ही हुआ करती थी। आकाश में अंधेरा फैल रहा होता और रिज रोड पर, स्कैंडल पॉइंट पर और मॉल रोड पर दुकानें जगमगाने लग जाती थीं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा हुआ था। एक वहां पर टॉय ट्रेन है जो अभी भी चला करती है, बड़ी ही प्यारी सी ट्रेन है। अगर आप कभी गए हों या जाएं तो अवश्य उसकी सैर कीजिएगा। इसकी पटरियों पर, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता हुआ खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी हुई सुरंगें। यानी इतना खूबसूरत मॉडल था, लगता था मानो ये असल में बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है। जैसा कि रास्ते में चीजें आती हैं, गुफाएं आती हैं, वहां पर सिग्नल पॉइंट आते हैं। अब आगे बताती हैं कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी जो शिमला कालका ट्रेन है सबसे तेज वही चला करती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिल जाया करते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। वह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। और ये वो दुकान थी जहां पर मुझे पहला चश्मा मिला। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो वहां पर उन्हें जो एक दुकान है जिसमें खिलौने हैं, वो दुकान याद आती है, हवाई जहाज याद आते हैं, ट्रेन याद आती है, और एक और चीज याद आती है, वो है चश्मे की दुकान, जहां पर उन्हें पहली बार चश्मा लगा। उस समय जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। इसके बाद बताती हैं, शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े सभी मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी डॉक्टर साहब ने उन्हें कहा था कि यदि वो थोड़े समय तक
चश्मा लगाकर रखेंगी, सही से पहनेंगी तो थोड़े समय बाद चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, मतलब तसल्ली दी थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा है। यानी जब वो बचपन में लगा था वो आज भी उन्हें लगा हुआ है। नंबर बस कम होता ही रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा था, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से उनका जो चचेरा भाई था यानी कजन ब्रदर था वो उन्हें चिढ़ाया करता था कि देखो इसने चश्मा तो लगाया है कि मुझे दूर दूर तक का दिखाई दे, लेकिन ये नहीं पता इसकी सूरत जो है वो लंगूर जैसी दिखाई दे रही है। अब लेखिका को बहुत गुस्सा आता था। वो बोली, मैं खीजी, मुझ पर ऐसा क्यों दोहराया जा रहा है? मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। पर शेर बुरा नहीं लगा, यानी जो वो गाता था कहकर वो उन्हें अच्छा लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ, मतलब वो कहती हैं कि मुझे पहले तो बुरा लगा लेकिन बाद में ठीक ही लगा जो उसने कहा था। मैंने अपने भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। यानी उसकी टोपी जब उठाकर उन्होंने पहनी तो उन्हें अच्छी भी लगी और थोड़ी सी हंसी भी आई अपने आप को देखकर। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ साथ घुल मिल गया है चश्मा। मतलब पहले अजीब सा लगता था लेकिन अब तो लगता है कि मेरे चेहरे का ही एक हिस्सा है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली सा लगता है। आप सभी बच्चों को पता होगा जो चश्मा लगाते हैं, हमें उन्हें उसी तरह से देखने की आदत हो जाती है। यदि चश्मा हटाएं तो हमें उनका चेहरा अजीब सा दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसा ही लेखिका के साथ भी होता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, उन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मतलब अब मुझे टोपी लगाना भी पसंद है। मैं कई रंगों की टोपियां मैंने जमा करके रखी हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते हिवाली हिमाचली टोपियां। मतलब मैं पहले दुपट्टे ओढ़ा करती थी लेकिन अब मैं बड़ी आराम से पहने जाने वाली टोपियां लगाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो बच्चों, ये तो थी जो हमारी लेखिका हैं उनके बचपन की यादें। थी ना बड़ी मजेदार? इसी तरह से आपकी भी छोटी छोटी जो बातें हैं बचपन की वो आपको अभी भी याद आती होंगी। तो याद कीजिएगा, कक्षा में उन पे चर्चा कीजिएगा। इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ यानी एमसीक्यू प्रश्न, शब्दार्थ और अन्य प्रश्नोत्तर के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। विदा।